दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th की बायोलॉजी चल रही थी, जिसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का आपको जो 5वां चैप्टर होता है, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 तक देख लिया था। आज का वीडियो आपका लेक्चर नंबर 6 होने वाला है और लेक्चर नंबर 5 में और 4 में हम लोग ने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ा था। इसीलिए आप लोग हर एक लेक्चर को अच्छे तरीके से देखते चलो, यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में बहुत ही अच्छा शुरू करना चाहते हो तो। क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से आते हैं, तो इसीलिए आप लोग हर एक लेक्चर को अच्छे तरीके से देखो, यदि आप अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में अच्छा शुरू करना चाहते हो। और साथ ही में यदि आप लोग पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और साथ ही में इससे पहले के जो वीडियोस हैं उसे जाकर के जरूर देख लीजिएगा, यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं और लेक्चर नंबर 6 में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आइए हम लोग समझ लेते हैं। तो लेक्चर नंबर 6 में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग इसी प्रकार से नोट्स वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्राइस 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने लेक्चर नंबर 6 की बात कर लेते हैं। जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना होगा उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उसी पर मैसेज करिएगा आप लोग, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग इस पेज को हटाते हैं और लेक्चर नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो पिछली वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा है मेंडल के नियम के बारे में। तो मेंडल के आपके 3 नियम होते हैं और तीनों नियमों को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। और मेंडल के जो पहला नियम होता है प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिवन का नियम, ये 3 नियम आपके होते हैं। तीनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो उसको हम लोगों ने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में बात करने वाले मेंडल के विचलन के बारे में। नहीं, कुछ जीव ऐसे भी हैं जो मेंडल के नियमों का पालन नहीं करते हैं, वो आपके मेंडल के विचलन कहलाते हैं, यानी कि डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म कहलाते हैं। तो उसके बारे में बात करने वाले कौन से जीव ऐसे होने वाले हैं और साथ ही में कौन-कौन से ऐसे मतलब कि कैसे टर्म होने वाले हैं जो कि मेंडल के नियम का फॉलो नहीं करते हैं, उसके बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से हेडिंग लगा दो मेंडलवाद के विचलन और फिर इंग्लिश में लगा देना आप लोग डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इसमें बताओगे सभी जीवों की वंशागति मेंडलवाद के अनुसार नहीं होती, यानी कि बहुत सारे जीवों की वंशागति मेंडलवाद के अनुसार होती भी है, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनकी वंशागति मेंडलवाद के अनुसार नहीं होती है। परंतु कई लक्षणों की वंशागति अपवाद को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि बहुत सारे लक्षण की जो वंशागति है वो अपवाद को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार की जो वंशागति होती है जो कि अपवाद को प्रदर्शित करती है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मेंडलिज्म वंशागति बोलते हैं। इसके आपके कई सारे उदाहरण हैं, जिसमें आपका सबसे पहला जो उदाहरण है जो कि आपका इम्पोर्टेंट होता है अपूर्ण प्रभाविता। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी डायरेक्ट आ सकता है, तो इसीलिए आप लोग अपूर्ण प्रभाविता के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आता है लघु उत्तरीय और कह सकते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो अपूर्ण प्रभाविता को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस? आइए समझते हैं। तो इसमें आप बताओगे कि अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने करी थी? सबसे पहले ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने करी, जो कि आपका बहुविकल्पी प्रश्न में क्वेश्चन आएगा। तो आप बताएंगे कि अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल कारेंस नामक वैज्ञानिक ने गुलाबास के पौधे में की थी। किसके पौधे में की थी? गुलाबास के पौधे में करी थी और उसके वैज्ञानिक का नाम कार्ल कारेंस था, जिन्होंने अपूर्ण प्रभाविता की खोज की थी। आगे आप बताओगे इसमें कि गुलाबास पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है आपका मिराबिलिस जलापा। क्या नाम होता है वैज्ञानिक नाम इसका? मिराबिलिस जलापा। ये भी आप लोग याद कर लीजिए, ये भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग आराम से बता दोगे कि गुलाबास पौधे का वैज्ञानिक नाम आपका होता है मिराबिलिस जलापा। आगे आप बताओगे इसमें जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहने वाला अपूर्ण प्रभाविता का, कह सकते हो आप लोग परिभाषा रहने वाली है कि जब दो अलग अलग उपलक्षणों वाले पौधे ना ही अप्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, बल्कि दोनों लक्षणों के मध्य लक्षण दिखाई देते हैं। तो अभी तक जब हम लोगों ने मेंडल के नियम को पढ़ा था, जिसमें आपका प्रभाविता का नियम था, फिर आपका पृथक्करण का नियम था, तो उसमें क्या हो रहा था कि जब हम लोग कह सकते हैं कि संकरण कराते थे, तो उसमें क्या होता था, जो प्रथम पीढ़ी निकल कर के आती थी, उसमें केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अपूर्ण प्रभाविता में ऐसा
देंगे और ना ही आपके अप्रभावी लक्षण दिखाई देंगे। बल्कि प्रभावी और अप्रभावी दोनों के बीच का जो लक्षण होगा, मध्य का लक्षण, वो आपका दिखाई देगा। कैसे होगा आइए इसको समझते हैं। जैसे कि जनक के बारे में बात करेंगे तो जनक की सबसे पहले बात करेंगे लाल पुष्प। तो जो लाल पुष्प होता है वो आपका प्रभावी इसका कैपिटल आर और सफ़ेद पुष्प की जगह पर आप लिख सकते हो स्मॉल आर, स्मॉल आर। फिर यहाँ से युग्मक बनेगा तो लाल पुष्प का जो होगा वो कैपिटल आर बनेगा युग्मक और सफ़ेद पुष्प का आपका स्मॉल आर युग्मक बनेगा। और फिर जब दोनों आपस में मिलेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर तो फिर बनेगा 100% गुलाबी पुष्प, यानी कि ना ही वो आपका लाल बनेगा और ना ही वो आपका सफ़ेद बनेगा। इन दोनों के बीच का बनेगा यानी कि गुलाबी पुष्प प्राप्त होगा। तो यही चीज़ हमको इसमें बताना है कि अपूर्ण प्रभाविता में आपका होता ही यही है कि जब ना ही आपका अप्रभावी लक्षण दिखाई देगा। जबकि उन दोनों के बीच का लक्षण दिखाई देगा जैसे कि 100% गुलाबी पुष्प प्राप्त होंगे। लाल और सफ़ेद के बीच का 100% गुलाबी पुष्प प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो आपका अपूर्ण प्रभाविता का टॉपिक था, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आगे इसमें क्या करते हैं, इसको हम लोग सेकंड पीढ़ी में लेकर के जाते हैं ताकि वहाँ देखते हैं फिर आगे क्या होता है। देंगे। अब जो आपका यहाँ पुष्प निकल कर के आया था 100% गुलाबी पुष्प, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसको हम लोग स्वास्थ्य संकलन करा देंगे इसका। तो आप इस प्रकार से करा देंगे और आपको पता है कि जब हम लोग सेकंड पीढ़ी में जाते हैं, तो वहाँ पर पुनर्चौखाना बनाना हम लोग को होता है। पुनर्चौखाना बना करके हम लोग जो स्वास्थ्य संकलन है या फिर कह सकते हो संकलन कराते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर क्रॉस आपका हो जाएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो इसमें जब युग्मक बनेगा तो पहले वाले में भी आपका कैपिटल आर और स्मॉल आर का 2 युग्मक बनेंगे और दूसरे वाले में भी सेम है तो इसमें भी आपका कैपिटल आर, स्मॉल आर का 2 युग्मक बनेगा। तो इस प्रकार से इसे आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग पुनर्चौखाना बनाएँगे तो यहाँ पर आपके 4 युग्मक है, तो इस प्रकार से हम लोग बनाएँगे। 2 आपका ये जो ये वाला इसको आप लोग ऊपर लिख सकते हो और ये वाले को आप लोग इधर साइड में लिख सकते हो। तो आप लोग इसको आप लोग ऊपर लिखोगे तो कैपिटल आर, स्मॉल आर हो जाएगा, इधर इस वाले को इधर लिखोगे तो कैपिटल आर, स्मॉल आर इधर आपका हो जाएगा। फिर हम लोग जब कैपिटल आर को कैपिटल आर से कराएँगे संकरण तो आपका निकल कर के आएगा कैपिटल आर और फिर हम लोग कैपिटल आर को स्मॉल आर से कराएँगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर। फिर आपका जब स्मॉल आर होगा, इसको जो हम लोग कैपिटल आर से कराएँगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर और जब स्मॉल आर को हम लोग स्मॉल आर से कराएँगे तो आपका स्मॉल आर निकल कर के आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आप लोग देखोगे तो किस प्रकार के पुष्प प्राप्त हुए। कैपिटल आर यानी कि कह सकते हैं कि लाल पुष्प प्राप्त होगा। कैपिटल आर स्मॉल आर यानी कि ये 2 आपके कैसे पुष्प होंगे? ये आपके गुलाबी पुष्प होंगे और जो आपका स्मॉल आर है आपका सफ़ेद पुष्प होगा। यानी कि प्रथम पीढ़ी में ना कि कह सकते हैं कि ना ही प्रभावी लक्षण दिखाई देगा, ना ही अप्रभावी लक्षण दिखाई देगा, जबकि बीच का लक्षण दिखाई देगा। लेकिन जो दूसरी पीढ़ी निकल कर के आती है, तो उसमें तीनों प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि पहला क्या है आपका लाल पुष्प है यानी कि कैपिटल आर, दूसरा आपका है कैपिटल आर स्मॉल आर यानी कि ये दोनों कैसे आपके हैं, ये आपके गुलाबी पुष्प हैं और स्मॉल आर आपका है सफ़ेद पुष्प। तो इस प्रकार से आप बताते हैं। फिनोटाइप रेशियो तो फिनोटाइप रेशियो की बात करेंगे यानी कि जो बाहर से दिखाई देते हैं, उसमें आप लोग देखोगे तो एक आपका लाल पुष्प होगा, 2 आपके यहाँ होंगे गुलाबी पुष्प और एक आपका होगा सफ़ेद पुष्प। जीनोटाइप रेशियो देखोगे तो उसमें भी आपका इसी प्रकार से रहेगा, एक आपका लाल, 2 आपके गुलाबी और एक आपका रहेगा सफ़ेद। तो इस प्रकार से जो अपूर्ण प्रभाविता था उसे मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है, इसे आप लोग याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसका जो दूसरा जो टर्म होता है सह-प्रभाविता, इसको भी आइए हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें आप बताओगे कि जब दोनों उपलक्षणों के जीन्स प्रथम पीढ़ी में साथ-साथ प्रदर्शित होते हैं, तो उसे हम लोग सह-प्रभाविता बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या कह रहा है, इसमें दोनों उपलक्षण के जो जीन हैं, वो प्रथम पीढ़ी में एक साथ दिखाई देंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं सह-प्रभाविता। याद कर लीजिए, परिभाषा इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोग इसका एक उदाहरण देखते हैं, फिर हम लोग दूसरा उदाहरण भी देखेंगे। पहला उदाहरण आपका इस प्रकार से है कि पशुओं के त्वचा के बालों के रंग का संकरण प्रयोग क्या है आपका, जो पशु के जो त्वचा है उसके बालों का रंग का हम लोग क्या करेंगे संकरण प्रयोग करेंगे। तो लाल और भूरे बालों वाले R1 तथा श्वेत रंग के बालों वाले गायों जैसे कि R2 पशुओं के मध्य जब हम लोग संकरण कराएंगे तो प्रथम पीढ़ी में चितकबरे पशु उत्पन्न होने, यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे कह सकते हैं कि लाल और भूरा बाल वाला जो जीव है बोल सकते हो गाय है, इसको हम लोग बोलेंगे R1। दूसरा आपका है श्वेत यानी कि सफेद रंग के बाल वाला जो गाय है उसको हम लोग बोलेंगे R2। इन दोनों को जब हम लोग संकरण कराएँगे, जो प्रथम पीढ़ी होगी उसमें चितकबरे पशु उत्पन्न होंगे। यानी कि ना ही वो आपके कह सकते हैं लाल
लाल भूरे होंगे, ना ही वो आपके सफ़ेद होंगे। वो आपको कैसे होंगे? चितकबरे होंगे, यानी कि चित्तीदार होंगे। तो इससे हम लोग बोलेंगे पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आप बताओगे कि जब दूसरी पीढ़ी निकल कर के आएगी तो दूसरी पीढ़ी में 1:2, 2:1 में भूरे, सफ़ेद तथा चितकबरे पशु मिलते हैं। यानी कि दूसरी पीढ़ी में भूरे पशु भी प्राप्त होंगे, सफ़ेद पशु भी प्राप्त होंगे, चितकबरे पशु भी प्राप्त होंगे, जो कि आपके 1:2:1 के अनुपात में या बोल सकते हो रेशियो में प्राप्त होंगी। फिनोटाइप रेशियो की बात करोगे इसमें तो 1:2:1 होगा। जीनोटाइप रेशियो भी आपका इस प्रकार से सेम रहेगा। दूसरा उदाहरण आपका हो जाता है मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति किस प्रकार से होती है, उसको भी आइए समझ लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि मनुष्य है उसमें आपके रुधिर वर्ग होते हैं 4 प्रकार के। पहला आपका होता है ए, दूसरा आपका होता है बी, तीसरा आपका होता है एबी, चौथा आपका होता है ओ। तो इस प्रकार से मनुष्य में रुधिर वर्ग कितने होते हैं? 4 होते हैं। एंटीजन की यदि हम बात करेंगे तो ए का जो रुधिर वर्ग जो ए है उसमें एंटीजन ए होता है, बी का बी होता है और एंटीजन जो आपका एबी का होता है वो आपका ए और बी होता है। वहीं पर ओ का यदि हम बात करें तो ओ का कोई भी एंटीजन नहीं होता है। वहीं पर एंटीबॉडी की बात करेंगे तो ए का आपका होगा बी और बी का आपका होगा स्मॉल ए और साथ ही में ए बी का कुछ नहीं होता है और ओ का आपका स्मॉल ए और स्मॉल बी होता है। इस प्रकार से आपका हो गया। जीनोटाइप की यदि हम बात करेंगे तो ए का आपका होगा यानी कि जो रुधिर वर्ग एक है इसका होगा आपका आई ए क्या होगा? आई ए उसके यहाँ पे आपका होगा या फिर आप लोग इस प्रकार से बता सकते हो कैपिटल आप बोल सकते हो आई ए स्मॉल आई, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। दूसरा आपका बी है रुधिर वर्ग, तो बी का जो जेनोटाइप होगा वो आपका हो जाएगा आई बी या फिर आप बोल सकते हो आई बी स्मॉल आई, इस प्रकार से आपका हो गया। ए बी का आपका होता है आई बी और साथ ही में जो ओ होता है ओ का आपका स्मॉल आई होता है। इस प्रकार से आपका ये हो गया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं उसको आइए हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन दे दिया गया इस प्रकार से माता है और इस प्रकार से पिता है, ठीक है। इस प्रकार से मान लीजिए क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से आता है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसा कि मान लीजिए माता है उसका जो रुधिर वर्ग है वो आपका कैसा है? ए बी है और जो पिता है उसका रुधिर वर्ग कैसा है? ओ है। तो जिन दोनों का जब हम संकरण कराएंगे जो संतान होगी उसमें किस प्रकार का रुधिर वर्ग निकल करके आएगा वो चीज़ हमको इसमें समझना है और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग क्या है जो ए बी है, ए बी का आप लोगों को यहाँ पर देखना क्या है? ए बी का आपको यहाँ पर जीनोटाइप देखना है। तो ए बी यानी कि जो आपका ए बी है इसका जीनोटाइप आपका होता है आई ए और आई बी। इस प्रकार से ए बी का जीनोटाइप कितना है? आई ए आई बी है और ओ का जीनोटाइप कितना है? ओ का आपका स्मॉल आई है। इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसका संकरण करा देंगे तो फिर जो संतान उत्पन्न होगी उसमें किस प्रकार का रुधिर वर्ग जाएगा वो चीज़ हमको यहाँ पर पता चल जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग पुनेट चौखाना बना लेते हैं सबसे पहले। इस प्रकार से पुनेट चौखाना बनाने के बाद आप लोग इसको इस प्रकार से ऊपर लिख सकते हो आई ए और आई बी को किस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो? आई ए और आई बी को इस प्रकार से आप लोग ऊपर लिख सकते हो और नीचे आप लोग क्या लिख दोगे? नीचे आप लोग लिख दोगे स्मॉल आई इस प्रकार से आप लोग कर दोगे। क्या हो जाएगा? ऊपर आई ए इधर आपका हो जाएगा आई बी और नीचे आपका हो जाएगा स्मॉल आई इस प्रकार से कर दोगे। फिर हम लोग क्या करेंगे आई को आई ए से कराएंगे तो आपका हो जाएगा आई ए स्मॉल आई, इस प्रकार से आपका होगा। फिर आई को हम लोग आई बी से कराएंगे तो आपका हो जाएगा आई बी स्मॉल आई और फिर हम लोग आई को फिर इस आई ए से कराएंगे तो आपका हो जाएगा आई ए स्मॉल आई और इसको इससे कराएंगे तो फिर आपका हो जाएगा आई बी स्मॉल आई। इस प्रकार से आपका निकल करके आ गया। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे कैसा है? ए है और जो आपका आई बी स्मॉल आई है ये आपका है रुधिर वर्ग कैसा है? बी है। यहाँ पर देखोगे बी है और ये आपका ए है। तो यहाँ से आप लोग बता सकते हो कि जो बच्चा होगा यानी कि जो संतान होगा ए बी माता का रुधिर वर्ग है और पी जो ओ है वो पिता का रुधिर वर्ग है। जो संतान होगी उसमें ए और बी दोनों प्रकार के रुधिर वर्ग आ सकते हैं। या तो ए रुधिर वर्ग होगा संतान में या तो फिर बी होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। कैसे निकल कर के आया मैंने आपको पूरा चौखाना बना करके बता दिया है कि इसका आप देखोगे तो इसका क्या है? जीनोटाइप क्या है? आई है तो ये आपका क्या होगा? रुधिर वर्ग ए हो गया और इसका क्या और है? इसका आई है तो इसका आपका रुधिर वर्ग बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है कि जो संतान होगी उसमें या तो ए रुधिर वर्ग आएगा या फिर बी रुधिर वर्ग आएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।